ऑलराइट, सो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी की जो हम डिस्कशन कर रहे थे। पिछली बार हमारी क्लास में टेक्निकल ग्लिच आ गया था, तो हमारी क्लास बीच में ही बंद हो गई थी। तो यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस ऑफ एनी मटेरियल। अब ये जो मटेरियल है ये तुम्हारा कंडक्टर हो सकता है, ये जो मटेरियल है ये तुम्हारा इंसुलेटर हो सकता है, ये जो मटेरियल है दिस कुड बी सेमी कंडक्टर, या फिर ये कोई ऐसा मटेरियल हो सकता है जो कि तुमने खुद बनाया हो, जैसे कि कोई एलॉय, नाइक्रोम, मैंगनीन, ऐसा कोई मटेरियल, कोई इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है। ठीक है, सो हम चेक करेंगे कि टेम्परेचर को चेंज करने पे क्या फर्क पड़ता है इन सब की रेजिस्टेंस पे। हमने थोड़ी सी बेसिक सी डिस्कशन कर ली थी, तो मैं दोबारा से रिपीट नहीं करूंगा, मैं सीधा तुमको लिख रहा हूं कि रो इज मास डिवाइडेड बाय एन ई स्क्वायर टाउ। आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को। रो इज इक्वल टू एम डिवाइडेड बाय एन ई स्क्वायर टाउ। ये हमने पिछली क्लास में डिराइव किया था। यहां पे मैं सारी चीजों के मतलब लिख देता हूं। सो मा एम इज इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके, एंड ई इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो अगर तुम ध्यान से देखो, टेम्परेचर को बढ़ाने पे जो मास है और चार्ज है इलेक्ट्रॉन का, इन पे तो कोई चेंज आएगा नहीं, राइट? तो मास और चार्ज इलेक्ट्रॉन के ये दोनों तो सेम ही रहेंगे, लेकिन जो दो चीजें चेंज हो सकती हैं वो ये दो चीजें चेंज हो सकती है, एन एंड टाउ। तो इनको अलग से दोबारा लिखना पड़ेगा। एन इज द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर वॉल्यूम। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर वॉल्यूम इज एन, एंड टाउ, टाउ के बारे में तुमको पता है, टाउ इज मीन रिलैक्सेशन टाइम। टाउ इज मीन रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम मतलब एक कर्नल से लेके दूसरे कर्नल तक जाने में जो बीच का ये टाइम होता है टी, ये होता है टाउ वन एक इलेक्ट्रॉन के लिए, फिर दूसरे के लिए टाउ टू, टाउ थ्री, टाउ फोर, टाउ सिक्स। इसी तरह से एन फ्री इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो मीन रिलैक्सेशन टाइम होता है उसको हम बोलते हैं जनरल टाउ। अब टेम्परेचर को इंक्रीज करने पे ये दो चीजें चेंज होंगी। टेम्परेचर को इंक्रीज करने पे एक तो ये एन चेंज होगा और ये टाउ चेंज होगा, दोनों डिनोमिनेटर में। टेम्परेचर को चेंज करने पे एन हो जाएगा इंक्रीज, और टेम्परेचर को चेंज करने पे टाउ हो जाएगा डिक्रीज। मतलब कि यहाँ पे दोनों उल्टे चलेंगे, ये एक दूसरे को कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं। ठीक है, वो क्वेश्चन आता था ना न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में, कि यहाँ पे एक टेबल पड़ा है, एक बंदे ने इधर से खींच लिया, एक बंदे ने इधर से खींच लिया, तो अगर नेट फोर्स निकालनी है तुमको माइनस करनी पड़ेंगी इनकी फोर्सेस। लेकिन अगर दोनों सेम डायरेक्शन में खींच रहे होते तो नेट फोर्स निकालने के लिए हम दोनों की फोर्सेस को ऐड कर देते, राइट? यहाँ पे दोनों डिनोमिनेटर में टाउ एंड एन दोनों डिनोमिनेटर में है, एंड एक बढ़ रहा है कम हो रहा है, मतलब कि ये कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट होगी। हमको इतना समझ में आ रहा है फिलहाल कि अगर मैंने टेम्परेचर को इंक्रीज किया, टेम्परेचर को इंक्रीज करने पे मेरा एन इंक्रीज हो जाएगा, दैट इज द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन टाउ डिक्रीज हो जाएगा। और इसका फिर इफेक्ट क्या होगा वो हम अभी लिखते हैं। ठीक है, तो नीचे थोड़ी सी जगह बना के मैं लिख रहा हूं यहाँ पे। सो इफ आई, मैंने अपना सर काट दिया, क्या नहीं बच गया, ओके। सो यहाँ पे तुम लिख सकते हो ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, on increasing the temperature, number of free electrons per unit volume also increases. Number of free electrons per unit volume also increases, and thus resistivity decreases. Resistivity decreases, also resistance decreases. Okay, and finally current
इंक्रीजेस। फाइनली तुम्हारा जो करंट है वो इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तुमको समझ में आ रही होगी बात, हमने पिछली बार भी डिस्कस की थी, इसलिए मैं थोड़ा सा तेज जा रहा हूं इस पे। तो क्योंकि हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, तो टेम्परेचर को बढ़ाने की वजह से नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो तुम्हारे कंडक्टर में, इंसुलेटर में, कहीं भी किसी भी मटेरियल में वो बढ़ जाएंगे। और नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बढ़ने की वजह से रेजिस्टिविटी कम हो जाएगी, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में था। रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगा। एंड फाइनली इलेक्ट्रॉन्स विल इंक्रीज, दैट मींस द करंट इज गोइंग टू इंक्रीज। ओके, ये तुमको वैसे भी समझ में आ रहा होगा कॉपर की तार में। मान लो तुम्हारे पास एक कॉपर की तार है, इस पे बहुत सारे इसके अंदर मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स हैं, बहुत सारा सामान है। इसको अगर तुमने हीट कर दिया तो हमको सीधा सीधा भी देखने में समझ में आ रहा है ना, अगर हम किसी चीज को हीट कर दें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा निकलेंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा निकलने की वजह से क्या है, करंट ज्यादा फ्लो करेगा। हम्म? और हमने भी अपने एनालिसिस से यही चीज निकाली थी कि करंट फाइनली इंक्रीजेस। अगर हम हीट करें तो करंट फाइनली इंक्रीज हो जाता है, ये तो बात होगी एन की। लेकिन एक दूसरी चीज भी है हमारे पास, टाओ। तो तुम वहां पे सेकंड पॉइंट लिख सकते हो, व्हेन वी इंक्रीज टेम्परेचर, tau, that is the mean relaxation time, decreases. Tau decreases, और tau के डिक्रीज होने की वजह से रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस इंक्रीजेस, और रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस के इंक्रीज होने की वजह से करंट डिक्रीजेस। मतलब कि दोनों चीजें एक दूसरे के ऑपोजिट चल रही हैं। तो ये तुमको वैसे भी फीलिंग आ रही होगी डायग्राम देख के। मान लो ये मेरे पास कॉपर की तार है, अगर मैं करंट को बढ़ा दूं, सॉरी टेम्परेचर को बढ़ा दूं, तो टेम्परेचर को बढ़ाने की वजह से ये जो सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ये जोर जोर से वाइब्रेट करने लग जाएंगे, इधर उधर भागने लग जाएंगे। तो अगर ये इधर उधर भागने लग गए तो एक दूसरे के बीच में ये बहुत जल्दी कोलाइड करेंगे, मतलब कि मीन रिलैक्सेशन टाइम इनका कम हो जाएगा। और क्योंकि ये इतना ज्यादा कोलाइड कर रहे हैं एक दूसरे के बीच में, तो इलेक्ट्रॉन्स का पाथ है वो थोड़ा कम स्मूथ हो जाएगा, है ना। है ना, मान लो तुम सोच के देखो, अगर तुम्हें एक खाली सड़क से निकलना है तो तुम सीधा सीधा निकल जाओगे। अगर उस सड़क पे ऐसी पूरी भीड़ हो रखी है तो तुम्हें निकलने में थोड़ा टाइम लगेगा ना, कभी तुम इधर जाओगे, कभी इधर जाओगे, इधर जाओगे, इधर जाओगे, तुम ऐसे, तुम्हें पूरा कोलिजन्स होते होते जब तुम निकलोगे, तो तुम चार्ज तो तुम एक ही हो, ठीक है, तुम तो एक ही इलेक्ट्रॉन हो, मान लो तुम एक इलेक्ट्रॉन हो। तो तुम पहले पास हो रहे थे 1 मिनट में, और अभी ये हीट देने की वजह से बहुत ज्यादा वहां पे कोलिजन्स होने लगी, अब तुम सेम पाइप में से पास हो रहे हो 2 मिनट में। मतलब कि इसकी वजह से तुम्हारा करंट कम हो रहा है ना। लेकिन हीट करने की वजह से एक और चीज भी हो रही है, तुम्हारा जैसा ही एक और पैदा हो गया। अगर तुम्हारे जैसे बहुत सारे पैदा हो जाएं इलेक्ट्रॉन्स, अब चाहे तुम 2 मिनट में ही निकल रहे हो फिर भी करंट इंक्रीज हो जाएगा। मतलब कि दो फैक्टर्स हैं कॉन्फ्लिक्टिंग, एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं दोनों फैक्टर्स। हमें चेक करना पड़ेगा कौन से मटेरियल के लिए कौन सा फैक्टर डोमिनेटिंग है। ओके, सो कौन से मटेरियल के लिए कौन सा फैक्टर डोमिनेटिंग है वो हम अभी चेक करेंगे। तो अगला तुम टॉपिक लिख सकते हो, फॉर कंडक्टर्स। कंडक्टर्स के लिए क्या होगा, सो यू कैन से फॉर कंडक्टर्स। सो फॉर कंडक्टर्स यू कैन से, एक लाइन तुम यहां पे लिख लो, फॉर कंडक्टर्स नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स per unit volume is practically independent. नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि कंडक्टर्स में क्या होता है, कंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो रूम टेम्परेचर पे ही 10⁻⁻29 फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अगर तुम उसके बाद भी इसको और हीट करते जाओगे तो इसके बाद भी और हीट करने के बाद भी इसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे नहीं। तो बेसिकली द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रैक्टिकली इंडिपेंडेंट होते हैं एन पे, टेम्परेचर पे। टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो टाउ वाला फैक्टर है, जो दूसरा टाउ वाला फैक्टर है जिसकी वजह से तुम्हारा टाउ कम हो रहा था, रेजिस्टिविटी बढ़ रही थी,
जिसकी वजह से करंट कम हो रहा था, वो वाला फैक्टर अभी भी रोल प्ले करेगा। तो मतलब कि अगर तुम थोड़ा सा ध्यान से देखो, कंडक्टर्स के केस में व्हेन यू इंक्रीज द टेम्परेचर, योर resistivity, resistance, all these things will increase. Resistivity will increase, और यहां पे तुम एक ग्राफ भी बना सकते हो इसका इस तरह से। टेम्परेचर अगर इसका इधर बढ़ रहा है, मान लो दिस इज 50 केल्विन, दिस इज 100 केल्विन, दिस इज 150 केल्विन, so this graph goes something like this. इस तरह से ये ग्राफ ऊपर की तरफ बढ़ता जाता है। दिस इज रेजिस्टिविटी। इसको तुम रेजिस्टिविटी लिख लो, इसको तुम रेजिस्टेंस लिख लो, इट्स अप टू यू। ओके, ये तो कहानी होगी कंडक्टर्स की। अब हम अगली कहानी देखेंगे इंसुलेटर्स की या फिर सेमीकंडक्टर्स। इनके साथ सेम ही चीज होती है, इंसुलेटर्स या फिर सेमीकंडक्टर्स, इनके साथ एक ही चीज होती है। तो वो चीज क्या होती है? इनके साथ ही जो ये वाला फैक्टर है ना, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये वाला फैक्टर बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग होता है। क्योंकि इन दोनों के लिए क्या होता है, रूम टेम्परेचर पे the number of free electrons is practically equal to 0. This is at room temperature. तुम थोड़ा सा ही टेम्परेचर बढ़ाते हो, इसका फॉर्मूला भी हमने किया था सेमीकंडक्टर्स वाले चैप्टर में। तुम थोड़ा सा ही टेम्परेचर बढ़ाते हो और तुम्हारा ये जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ये बहुत ज्यादा ऊपर चला जाता है। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ऊपर चले जाते हैं, मतलब कि तुम्हारा रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा कम हो जाती है। तो जो इसका ग्राफ है वो इसके बिल्कुल ऑपोजिट बनेगा इस तरह से। Exactly opposite to the graph of conductors, you will have the graph of semiconductors or insulators. No problem. ठीक है ना जी सब? Please give me a thumbs up. Okay. यार, you know what? Okay. Okay. अभी एक चीज डिस्कस कर लेते हैं, जो हमने एलॉयज बनाए थे। हमने कुछ एलॉयज बनाए थे ना, तो आई वांट यू टू, कभी कभी एग्जाम में ना हमसे दो एलॉयज के बारे में पर्टिकुलरली पूछा जाता है। ओके, एग्जाम में हमको दो एलॉयज के बारे में पर्टिकुलरली पूछा जा सकता है। So one of them is nichrome. One of them is nichrome and the other one is manganene. तुम्हारी एनसीईआरटी में ये दो एलॉयज के बारे में हमको दे रखा है। इनके ग्राफ भी हमको थोड़े थोड़े से पता होने चाहिए। तो ये हम एलॉयज इस तरह से क्रिएट करते हैं कि टेम्परेचर के इंक्रीज होने पे रेजिस्टिविटी में ज्यादा चेंज ना आए। तो हम दोनों का ग्राफ देखेंगे, नाइक्रोम और मैंगनीन। अब तुम सोच के देखो, अगर तुम एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, ठीक है, अगर तुम साइंटिस्ट हो और तुम एक पर्टिकुलर कंट्री में हो और मैं एक पर्टिकुलर कंट्री में हूं, तो हम एक ऐसा मटेरियल बनाना चाहेंगे ना कि जो इंडिपेंडेंट हो, जिसकी रेजिस्टिविटी टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट हो, ताकि हमारे आंसर सही निकल आए। तो नाइक्रोम का ये जो रेजिस्टिविटी होती है वो टेम्परेचर के साथ बहुत कम बढ़ती है। कंडक्टर्स के केस में हमने देखा था वो एक्सपोनेंशियली बढ़ रही थी, लेकिन नाइक्रोम के केस में वो बहुत कम बढ़ेगी। इट्स जस्ट लाइक अ लीनियर चेंज, ऊपर की तरफ इस तरह से बढ़ती है। इट्स लीनियरली डिपेंडेंट अपॉन द टेम्परेचर। दिस इज फॉर नाइक्रोम। और जो मैंगनीन होता है ना, ये तो बहुत ही बढ़िया होता है। मैंगनीन क्या करता है, ये जो तुम जब तुम टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो दो फैक्टर होते हैं ना, एक तो एन बढ़ता है और एक टाउ कम होता है। तो मैंगनीन के केस में ये जो दोनों फैक्टर्स हैं ये इक्वली डोमिनेट करते हैं। तो मतलब कि जो रेजिस्टिविटी होती है, दिस इज जस्ट अ स्ट्रेट लाइन लाइक दिस। रेजिस्टिविटी इज सिंपली अ स्ट्रेट लाइन, मतलब कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पे तुम्हारी रेजिस्टिविटी बिल्कुल भी चेंज नहीं होती। ऑलराइट, गिव मी अ थम्स अप वंस अगेन प्लीज। ये सारे ग्राफ वाफ बना लो बड़े अच्छे से, ठीक है, काम आएंगे। सिर्फ तुमको यही ग्राफ्स याद रखने हैं और तुम्हारी एनसीईआरटी की बुक में और कुछ नहीं है, ठीक है। तो इन टर्म्स ऑफ थ्योरी इतना ही था।
अब हम बात करेंगे कितना फर्क पड़ता है। मान लो मैं तुमको पूछूं कि भाई तुम्हारे कितने नंबर आ गए फिजिक्स में, तो तुम बोलो सर बहुत आगे जी, बहुत आगे। मैं बोलूं मैथ्स में कितने आ गए, तुम बोलोगे बहुत बढ़िया आ गए। तो डिफाइन करना पड़ेगा ना, है ना। कुछ लोगों को 43 भी बहुत ज्यादा लगता होता है 100 में से। तो हमको डिफाइन करना पड़ेगा कि कितना फर्क पड़ेगा। तो हम देखो जो भी हमने ग्राफ बनाए हैं, ये टी और इसका ग्राफ हमने बनाया, तो इसमें कुछ नंबर वंबर तो लिखे नहीं कि 150 130 120। सिमिलरली कंडक्टर्स का हमने ग्राफ बनाया था, हमने बोल दिया कि भाई एक्सपोनेंशियल बढ़ जाएगा, कि रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी टेम्परेचर को इंक्रीज करने पे। लेकिन कितनी बढ़ेगी, थोड़ा सा कुछ आइडिया तो दो। क्वांटिटेटिव एनालिसिस बोलते हैं ना इसको। अभी तो हमने बोल दिया क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव का मतलब क्या है कि टेम्परेचर बढ़ाओ और तुम्हारी रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी। ये तो होगी ऊपर ऊपर की बातें, ठीक है। लेकिन अंदर अगर हमको क्वांटिटेटिव एनालिसिस करना है कि कितना टेम्परेचर बढ़ाने पे कितनी रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, तो उसके लिए वी हैव another topic, we have another term which is called as alpha. Alpha is called as temperature coefficient of resistivity. अल्फा को हम बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। चलो इसके बारे में पढ़ाई करते हैं, ठीक है। थोड़ी देर बाद इंट्रोड्यूस होगा अल्फा। तो एक बेसिक सी चीज साइंटिस्ट्स ने ऑब्जर्व की कि अगर हमने किसी चीज की, मतलब कोई मटेरियल है, ठीक है, कोई मटेरियल है, मान लो उसका टेम्परेचर है टी और उसका रेजिस्टेंस है आर, ठीक है। टेम्परेचर टी है, रेजिस्टेंस आर। ये कंडक्टर है, सेमीकंडक्टर है, एलॉय है, नाइक्रोम है, मैंगनीन है, क्या हमें कुछ नहीं पता। हमको ये पता है इसका टेम्परेचर टी है और इसका रेजिस्टेंस आर है। फिर हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा हीट कर दिया, टेम्परेचर को टी प्लस डी टी कर दिया। मतलब कि हमने टेम्परेचर को थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया। और टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से रेजिस्टेंस क्या इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, कुछ बोल सकते हैं हम? नहीं बोल सकते, क्योंकि हमको पता ही नहीं कि ये कंडक्टर है, इंसुलेटर है, क्या चीज है। हुँ? अगर कंडक्टर होगा तो हो सकता है उसका बढ़ जाए टेम्परेचर, कम हो जाए, ठीक है। हमें पता नहीं कि रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा टेम्परेचर को इंक्रीज करने की वजह से। तो हम इसको सिंपली मानते हैं कि ये हो गया डी प्लस डी आर। ये डी आर पॉजिटिव हो सकता है, डी आर नेगेटिव हो सकता है, हमको बेसिकली अभी पता नहीं है। तो हमने ऑब्जर्व किया कि ये जो डी आर था ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था टू द चेंज इन टेम्परेचर। जितना टेम्परेचर चेंज किया उतना ही डी आर चेंज होगा। मतलब कि रेजिस्टेंस जो बढ़ेगी वो टेम्परेचर जितना बढ़ाएंगे उस पर डिपेंड करेगा। ये तो सीधा सीधा पता ही चल रहा, दिख ही रहा है ना। जितना टेम्परेचर चेंज करेंगे उसके हिसाब से रेजिस्टेंस चेंज होगी, सही है। एक और चीज हमने ऑब्जर्व की कि ये जो डी आर है ना, दिस इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू द ओरिजिनल रेजिस्टेंस आर नॉट। अगर इसको आर नॉट माने हम, तो जो चेंज इन रेजिस्टेंस है ना, वो ऑलरेडी जो रेजिस्टेंस है उस पर भी डिपेंड करती है। तो यहाँ पे ये दोनों प्रोपोर्शनैलिटी के सिंबल्स हैं, हमको इक्वल टू लगाना पड़ेगा। तो इसके लिए हमने लिख दिया डी आर इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू आर नॉट इनटू डी टी। और ये जो सम कांस्टेंट बचा ना यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं अल्फा। दिस इज कॉल्ड टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। अल्फा इज कॉल्ड टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, ठीक है। ओके, समझ आ रहा है अभी तक एवरीवन? Yes. ओके ओके गुड। नाउ Okay. अब तुमको दिख रहा होगा कि यहाँ पे बहुत सारे डी आर डी टी डी टी और डी आर है। और जब भी ये डी आर डी टी ये सब समान होते हैं हमारे पास, तब उस समय हम क्या करते हैं, मैथ्स वाले लोगों को बुलाते हैं और उनको बोलते हैं कि पूरे को इंटीग्रेट करके दे दो। तो अगर हम इस पूरे को इंटीग्रेट कर दें, सो दिस इज इंटीग्रेशन एंड इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे तुम्हारे पास निकल आएगा रेजिस्टेंस, कंप्लीट रेजिस्टेंस। और इसकी लिमिट्स हम पुट करेंगे। ओरिजिनल रेजिस्टेंस है मान लो आर नॉट, फाइनल रेजिस्टेंस होगी हमारे पास आर। ओ माय गॉड यार, माय सिस्टम इज नॉट रियली रिस्पॉन्डिंग वेल। हाँ,
ओके एंड उसके बाद यहाँ पे हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं इसके अंदर में से? अल्फा को कॉमन निकाल लेते हैं, आर नॉट को कॉमन निकाल लेते हैं, एंड देन वी हैव टेम्परेचर, और टेम्परेचर की लिमिट्स हम पुट कर देंगे। पहले मान लो T1 है, बाद में टेम्परेचर हो गया T2, बाद में टेम्परेचर हो गया T2। सो ये लिमिट्स वगैरह पुट करके हम बोल सकते हैं R माइनस आर नॉट इज इक्वल टू आर नॉट टाइम्स अल्फा टाइम्स T2 माइनस T1। मैं बीच में तो नहीं आ रहा? ओके दिख रहा है ना? ओके सो R माइनस आर नॉट is equal to R naught times T2 minus T1. You know what? यहां से हम लिख सकते हैं R is equal to R naught plus R naught into alpha into T2 minus T1। और यहां से हम अगर R naught को कॉमन ले लें तो हम लिख सकते हैं R naught into 1 plus alpha delta T। So R is equal to R naught into 1 plus alpha delta T is the relationship between change in temperature and the change in resistance. Okay, समझ में आ गया होगा ये सब कुछ? प्लीज अनम्यूट करके मेरे को एक बार बता सकती हो, बिकॉज मैं जूम वाली विंडो पे जा नहीं पा रहा। ओके सो व्हाट वी नीड टू डू नाउ इज, एक काम करते हैं, वीडियो सही आ रही है मेरी? दिख रहा था सब कुछ अब तक? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So let's close the class here itself. ठीक है, मैं और भी सोच के आया था, हमें कुछ क्वेश्चंस करने थे इससे रिलेटेड हमें पिछले साल के IIT JEE की कुछ क्वेश्चंस करने थे, लेकिन थोड़ा सा ना यार मेरे सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो हम इन क्वेश्चंस को कल करेंगे। तुम बस इसको रिवाइज कर लेना, जो हमने आज की क्लास में किया इसको रिवाइज कर लेना, और कल क्या करेंगे, हम कल की क्लास शुरू करेंगे। कल की क्लास में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे जो भी पिछले साल IIT JEE में आए हैं या फिर किसी और एग्जामिनेशंस में आए हैं। Okay, so let's close the class today here itself, क्योंकि ना my system is responding very slow। तो इसको मैं फिक्स करने की कोशिश करता हूँ। So right now let's close the class. We'll meet tomorrow 7:30 PM same time. Okay, all right, bye everyone.